सो हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को पहले तो। एंड वेलकम बैक टू दी चैनल स्टूडेंट्स। दिस इज़ पलक मिश्रा एंड फाइनली अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे पता है अब आप लोग कहोगे कि यार इनका तो लेट होना तय ही रहता है, बट मुझे पता है कि अभी आपका एग्ज़ाम का डेट नहीं आई है और ना ही यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरा रहा है, तो जस्ट चिल, ठीक है, अभी भी लेट नहीं हुआ है। ओके, तो चलिए ये मस्ती मजाक छोड़ के आज हम लोग पता है क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे BA 4 सेमेस्टर इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए, जो उनके सिलेबस का, इस बार आपके सिलेबस का नाम पता है ना, आपको ट्रांसलेशन पढ़ना है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो मैं ट्रांसलेशन के ऊपर, ये एक डीप वीडियो होने वाली है, बिकॉज मैंने सोचा कि यार छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो बनाना, अबाउट 20-25 मिनट्स की वीडियो, फिर उसके बाद बच्चे खोजते रह जाते हैं, मिलता नहीं है स्टूडेंट्स को। मुझे लगा यार ये क्या है, एक ही साथ बना दो, आप लोग आराम आराम से देखते रहना। वैसे भी शॉर्ट्स ने जो है और रील्स ने पर्टिकुलरली जो स्पैन ऑफ अटेंशन है वो कम कर दी है। तो आई वेरी वेल नो कि जब आप 1 घंटे की वीडियो उठाते हो तो आपका क्या हालत होता है उसको देखने में। काफ़ी लोग होते हैं दे आर लाइक वन शॉट देख के आराम से हो जाता है, बट काफ़ी लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि वो रील्स बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं। वो 15 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स है ना, इस तरह की चीज़ें स्पैन ऑफ अटेंशन बहुत कम कर देती हैं। तो चलिए इन सब चीज़ों को छोड़ के अपनी बुरी आदतों को हम लोगों को छोड़ना है। हर साल एक न्यू रेजोल्यूशन बनाते हैं ना, तो उस रेजोल्यूशन को सिर्फ एक कॉपी पेन पर नोट करके नहीं रखना है, आपको उसको अपनी रियल लाइफ में उतारना भी है। यू नो, आई एम योर टीचर, दैट डजंट मीन कि सिर्फ मैं आपको सिलेबस का कोर कंटेंट पढ़ा के आपको भगा दूंगी कि ठीक है भाई पढ़ लिया निकलो, फिर अगली बार भूल भी जाना। ऐसा नहीं है ना। टीचर आपको सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाता, आपको मोरल वैल्यूज़ भी बताता है कि आपको क्या क्या करनी है, एथिक्स बताता है, आपके लाइफ के प्रिंसिपल्स को सही करने की कोशिश करता है। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। ओके चलिए, आप लोग सोच रहे होंगे क्या जैसे ही वीडियो ऑन किया लेक्चर ही दे रही है मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ना ट्रांसलेशन क्या होता है, एक बेसिक से। देखो ट्रांसलेशन के टाइप्स, कितने तरह के टेक्स्ट होते हैं, इन सब चीज़ों का ना डिस्क्रिप्शन एक नेक्स्ट वीडियो में होगा। बट क्योंकि ये वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड है, लगभग ब्रीफ हिस्ट्री जानेंगे, सिग्निफिकेंस जानेंगे, मल्टी लिंग्विस्टिक एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया में ट्रांसलेशन की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। तो जब हिस्ट्री जान रहे हैं तो फिर ट्रांसलेशन होता क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ना आप लोगों को बेसिक्स बताया इसमें कि ट्रांसलेशन होता क्या है, हमारे सोर्स टेक्स्ट आई मीन सोर्स लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज क्या होते हैं, उसके बाद जो ट्रांसलेशन के टाइप्स होंगे वो सेपरेट वीडियो में डेफिनेशन के साथ आएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखो ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, अनुवाद। अच्छा, अनुवाद क्या होता है? अनुवाद का मतलब होता है कि किसी चीज को आप लोग कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। कैसे कन्वर्ट कर रहे हो? सोर्स लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हो। अच्छा, अब ये क्या बवाल मैम ने बोल दिया। देखो ट्रांसलेशन एक प्रोसेस होता है जो कि क्या करता है, हमारे एक भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट करने का ट्राई करता है, ठीक है। ओके, और क्या करता है वो, एक अटेम्प्ट करता है जो टेक्स्ट हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसको क्या करें, जीवंत तरीके से, अलाइव इन द मैनर इट वाज रिटन, जैसे वो उस टेक्स्ट में लिखा गया था। एक अच्छा प्रॉपर ट्रांसलेटेड बुक तभी होती है जब वही सेम फीलिंग आप उसमें भी डाल दो, जीवंत लगे, ठीक है। ओके, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना इस ट्रांसलेशन। तो अभी मेन चीज़ क्या समझेंगे, सोर्स लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया वो होती क्या है। अच्छा, अगर आपने बुक नहीं ली है तब तो भाई कोई कहना ही नहीं है ना, क्योंकि मैं भी बुक नहीं लेती हूँ। मेरा लाइब्रेरी से काम चल जाता है। यूजुअली आई डू नॉट टेक बुक्स बिकॉज कोई नहीं, अगर आप भी मेरी तरह हैं और बुक आप लोग नहीं लेते हैं, आप लोग भी लाइब्रेरी के भरोसे हैं, तो आप लाइब्रेरी में कोई सी भी बुक उठाइएगा एंड उसको जब अपने हाथ में रखेंगे, ठीक है, तो आप सोचेंगे कि व्हाट इज़ दिस, ये बुक है। इसके बुक के जो भी अंदर टेक्स्ट लिखे हुए हैं ये क्या होंगे, सोर्स लैंग्वेज। अच्छा, इसी बुक को जब हम दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दें, दैट इज टारगेट लैंग्वेज, सिंपल। अच्छा, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो होता क्या है ना कि मान लो कि मैंने किसी बंगला कहानी को उठाया, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने द होम एंड द वर्ल्ड लिखा है, ठीक है।
एंड बहुत सारे घोरे बोहरे लिखा है, एंड वो किस में है पता है? बांग्ला लैंग्वेज में है, ठीक, बंगाली लैंग्वेज में है। तो अगर मैंने उनके घोरे बोरे उठाया, जो घरे बाहर जो भी उनका लिखा हुआ है, द होम एंड द वर्ल्ड करके, तो जो बंगला कहानी की जो बुक होगी उनकी, ठीक है, उसको जब मैं हाथ में लूँगी और मैं कहूँगी ये जो टेक्स्ट है मेरा वो क्या है? सोर्स लैंग्वेज है, स्रोत भाषा। जो हिंदी के लिटरेचर के बच्चे होंगे ना, उनको भी पता होगा क्योंकि हम साथ में ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। जैसे मेरा हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन है, तो आई नो वेरी वेल कि हिंदी में भी ट्रांसलेशन क्या होता है, इंग्लिश में भी क्या होता है। तो जो मैं बंगला कहानी की बुक उठाई और उसमें जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ये क्या सोर्स लैंग्वेज हो गए, ठीक है, जिसको कन्वर्ट करना है। और टारगेट लैंग्वेज क्या है? जिसमें कन्वर्ट करना है। अब ये घोरे बोहरे को उठा के मैंने होम एंड द वर्ल्ड बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा? टारगेट लैंग्वेज। और वो किस लैंग्वेज में लिखी है? इंग्लिश में। तो लैंग्वेज दैट इज बीइंग ट्रांसलेटेड, जिसका ट्रांसलेशन किया जा रहा है ना, जिसमें किया जा रहा है दैट इज टारगेट लैंग्वेज, जिसका किया जा रहा है वो दैट इज सोर्स लैंग्वेज, जिसमें जिसका वाला अंतर है सिर्फ, है ना। आपको अगर ये चीज़ कंफ्यूजन लगे कि यार क्या बोले जा रहे हैं, तो आप खुद सोचना, किसी भी कोई भी बुक तो होगी, ऐसा तो है नहीं कि एकदम भाई आप लोग नल्ले हो, कुछ भी बुक ही नहीं लेते हो, ठीक है। तो एक भी अपने भाई की बुक उठा लेना, अपनी बहन की बुक उठा लेना, अगर आप लोग बुक नहीं खरीदते हो तो। इतने मतलब बच्चे आजकल के बुक नहीं खरीदते, आई नो वेरी वेल। तो लाइक कह रहे बुक कौन लेकर जाएगा भाई, आप कॉलेज वाले हो गए, एक रफ कॉपी उठाएंगे पहुंच जाएंगे कॉलेज, और क्या। लेकिन देखो बुक होना ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको कभी कभार नीड होती है उस चीज़ की, एंड एट द टाइम कोई इशू करा के चला जाता है और आपको नहीं मिला तो आप फिर बुरा लगता है। तो बेसिकली जब आप किसी बुक को उठाओ और उसके टेक्स्ट को देखो, तो समझ लो कि आपको इसका ट्रांसलेशन करना है और आप एक ट्रांसलेटर हो। तो जो हाथ में बुक है वो स्रोत भाषा है, सोर्स लैंग्वेज है, एंड जिसमें इस बुक को आप अगर किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हो, मान लो उड़िया में कर रहे हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो टारगेट लैंग्वेज होगी, है, जिसका ट्रांसलेशन करना है एंड जिसमें ट्रांसलेशन करना है, ये चीज़ याद रखना, दैट इज सोर्स लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज। ओके, अब चलिए फाइनली हम हिस्ट्री की बात करेंगे ना, बहुत हो गया सोर्स लैंग्वेज टारगेट लैंग्वेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सबसे बड़ी बात तो यही है, समझ में आया तो ही इस वीडियो का मोटिव जो है सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज वेस्ट है ये वीडियो अगर आपको समझ नहीं आई तो, है ना। प्लीज़ गिव योर फीडबैक, राइट। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया ना, तो मैं ऐसा नहीं कि आपको कमेंट देख के इग्नोर कर देती हूँ, आई नो वेरी वेल, हर एक कमेंट पढ़ती हूँ मैं, इवन रिप्लाई भी करती हूँ अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो अगर आप बोलोगे कि मैम ये वाला टॉपिक ना मुझे समझ नहीं आया, तो उसके लिए स्पेसिफिकली आपको मैं पर्टिकुलरली आपका नाम लेके आपकी वीडियो बनाऊंगी कि आपने ये कमेंट किया था इस दिन, एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो आई हैव मेड फॉर यू। ऐसे करके मैंने बहुत सारे ऐसे पास में वीडियोस बनाए हैं, तो जस्ट चेक। तो देखो हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन की अगर जब हम बात करें, तो हिस्ट्री कितनी पुरानी है, कहाँ की है, ये बताना अभी फ़िलहाल बड़ा डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया जो कि इजिप्ट में थी, अगर वो जली ना होती तो शायद इसका आंसर मिल जाता। तो जैसे लाइब्रेरी वहाँ की जल चुकी है, इजिप्ट में जो लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया थी वो, तो शायद अगर वो नहीं जली होती तो मैं बता सकती कि हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन कितना साल पुराना है, कब की उसकी हिस्ट्री है। ओके, तो फर्स्ट ट्रांसलेशन किसे मानते हैं? तो हर एक रीजन में डिफरेंट लोगों का डिफरेंट परसेप्शन होता है, आपको भी पता है। तो बेसिकली कुछ लोग मानते हैं कि जो ट्रांसलेशन है वो जन्म लिया है कहाँ? मेसोपोटामिया, एनाटोलिया एंड इजिप्ट में। लोग मानते हैं कि इन तीन जगहों से क्या है, ट्रांसलेशन का जन्म होता है, कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों में ट्रांसलेशन जन्म लेता है, एंड ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। तो अब दिक्कत आती है भाई कि अगर ये तीन प्लेस बता दिया गया है तो फिर पहला ट्रांसलेशन किसे मानेंगे? तो कुछ विद्वानों का मानना है कि पहला ट्रांसलेशन जो है वो द एपिक ऑफ गिलगामेश, ठीक है, ये एक पोएम है। अब एपिक लिखा है तो समझ लो एपिक पोइट्री है, जो कि सुमेरियन लैंग्वेज में लिखी गई थी, ठीक है, जो कि एशियन लैंग्वेज में आज बहुत सारे बार ट्रांसलेट हो चुकी है। समझ में आ गया? तो एपिक ऑफ गिलगामेश, कोई कहता है कि एपिक ऑफ गिलगामेश जो है, जो कि सुमेरियन लैंग्वेज में लिखी गई थी, उसको ट्रांसलेट किया गया एशियन लैंग्वेजेस में, वो पहली ट्रांसलेशन है, ठीक। अब कुछ कहते हैं कि नहीं भाई ये क्या बात होती है, ऐसे कैसे बोल रहे हो, अभी हम आपको बताते हैं। कहते हैं कि कुछ लोगों का ये मानना है कि जो रोसेटा स्टोन है, जो कि एशियन इजिप्शियन स्टोन है, इजिप्ट में एक स्टोन है रोसेटा, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर्टिकुलरली मेंशन है, ओके हियर, हाँ इस स्लाइड पे देखो रोसेटा। लोग
लोग कहते हैं कि जो रोसेटा स्टोन है उस पर इंस्क्राइब्ड किया गया है ना। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, पत्थरों पे लिखा जाता था, है ना, और पेड़ों पे लिखा जाता था, पेड़ की पत्तियों पे लिखा जाता था, बहुत सारी चीज़ों पे लिखा जाता था। तो जो हमारा कुछ लोग मानते हैं कि उस पत्थर पे इंस्क्राइब्ड करके रखा गया है, वो इशू हुआ है एट मेम्फिस। किस सेंचुरी में हुआ है, सॉरी किस बीसी में हुआ है, 196 बीसी में। उसको पहला पीस ऑफ ट्रांसलेशन कुछ लोग मानते हैं। एवरीबडी हैज सम डिफरेंट परसेप्शन रिगार्डिंग दिस, एंड कह सकते हैं कि अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो ये थ्योरीज एक दूसरे से बड़ी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ। तो लगभग लगभग कह सकते हैं कि जो ट्रांसलेशन का रिफ्लेक्शन है वो 2000 साल पुराना है लगभग, है ना। ओके, अब हम जानेंगे स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा कौन सी बुक ट्रांसलेट हुई है। तो बहुत ही सिंपल, जो देखो क्या है ना कि ये जो इंग्लिश है, आप जो लैंग्वेज पढ़ रहे हो, है ना, वो आपकी खुद की इंडियन लैंग्वेज तो है नहीं। समझ में आ गया। आपकी इंडिया में 22 लैंग्वेजेस को मान्यता दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ओके, एंड उस 22 लैंग्वेजेस में इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया है, ठीक है। बट आपका मेजरली लैंग्वेज जो आपके स्टेट्स में आपकी बोली जाने वाली भाषाएं, है ना, आपकी खुद मातृभाषा है। एंड मैं हर बार बोलती हूँ कि अपनी लैंग्वेज का रिस्पेक्ट करो। ईदर यू आर एन इंग्लिश स्टूडेंट और हिंदी स्टूडेंट, दैट डजंट मीन यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप भले कि आप कहीं और जाके इंग्लिश को बोलते हो एंड लोग आपकी वाहवाही करते हैं। आज का जो मेंटालिटी है वो मैं बता रही हूँ। अगर आप कोई इंटरव्यू देते हो इंग्लिश में, एवरीबडी वाज लाइक वाओ ही इज़ वेल स्पोकन इन इंग्लिश, है ना, इन एन इंटरव्यू स्पेशली। तो लोग आपको प्रेफरेंस देंगे बिकॉज यू नो 2 लैंग्वेजेस। But there is a difference between you and a foreigner who is not even able to speak Hindi. He is not even able to speak other languages. वो क्या बोल रहा है, सिर्फ इंग्लिश बोल रहा है। So according to this, सिंपल सी बात है कि आप सुपीरियर हो गए ना उससे, because you know 2 languages, 2 to 3 भाई। मेरी अपनी मातृभाषा क्या है ना, what if कि मेरे डायलेक्ट्स क्या है, मेरे बोली क्या है, वो डिफरेंट होगा। कुछ लोग होंगे जो बिहार से बिलोंग करते होंगे, वो भोजपुरी बोलते हैं। कुछ लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, मारवाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं। और मेरी फ्रेंड खुद है, वो जो है झारखंड से बिलोंग करती है, वो मगही बोलती है। तो सबकी अपनी लैंग्वेज है। तो वो मगही भी बोल रही है, वो हिंदी भी बोल रही है, वो इंग्लिश भी बोल पा रही है। तो उसको 3 लैंग्वेज पता है। तो जब भी आपको कोई ये प्रूफ करना चाहे, जैसे मेरे कोई भी वीडियो ये व्यूअर देख रहा हो, व्हाट इफ कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इट्स फाइन, मेरी भी अच्छी नहीं है, बोलो अब क्या करें। तो अगर आपको कोई ये दिखाने का कोशिश करे कि ओ माय गॉड अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कितने इन्फीरियर हो, तो उसको बहुत अच्छे से रिप्लाई देना कि इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, पहली बात। दूसरी बात कि इंग्लिश एक वे है कम्युनिकेट करने का विद द पीपल हु डू नॉट नो योर लैंग्वेज। सिंपल सी बात है, जब आप यहाँ से साउथ के एरिया में जाओगे तो आपको तो सिंपल सी बात है, आपको वहाँ के लैंग्वेज नहीं पता है, उनको आपकी नहीं पता। तो इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन स्पेशली, है ना। एंड इफ़ यू आर एबल टू स्पीक हिंदी एंड इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, तो अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। सिंपल सा क्लियर करो एंड उन्हें बताओ कि आई एम मोर सुपीरियर देन अ वाइट मैन बिकॉज ही इज एबल टू स्पीक ओनली इंग्लिश, हिज मदर टंग, बट आई एम इवन एबल टू स्पीक 2 to 3 लैंग्वेजेस। ठीक है, तो आपको मैं ये चीज़ इसलिए क्लियर करी। अब चलिए वापस आते हैं। देखो, आपको ये सब चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है बिकॉज सोसाइटी में अगर आप किसी इंग्लिश मीडियम कॉलेज में भी चले जाओ एंड इफ़ यू आर नॉट इवन एबल टू स्पीक प्रॉपरली, तो लोग वहाँ के जो होंगे, मान लो आप नेचर सेमिनार अटेंड करने गए, आप पेपर प्रेजेंट कर रहे हो, आप हिंदी में दे रहे हो, दोज जजमेंटल पीपल वर ऑलवेज देयर टू कॉमेंट कुछ ना कुछ, है ना। हम भी कॉलेजेस में हैं तो हमें पता है बहुत अच्छे से कि क्या क्या होता है, बट स्टिल अपने आप को हमें बनाकर रखना है ऐसा। और जब भी कोई इस चीज़ पे बोले तो उसको रिप्लाई पर्टिकुलरली देना है कि नहीं ऐसा है, ताकि उसका मुंह बंद हो जाए। क्योंकि हम अपने लैंग्वेज पे बहुत प्राउड फील करते हैं। आई एम वेरी प्राउड कि मेरा लैंग्वेज हिंदी है, मुझे बहुत गर्व होता है। समझ में आया। एंड आपको भी गर्व होना चाहिए अपने लैंग्वेजेस पे। डू नॉट शो कि आपको शर्म आ रही है अगर आप भोजपुरी आपके घर में बोला जाता है। एंड कुछ लोग होते हैं जब कहीं और जाते हैं ना, जैसे कि आपके पेरेंट्स भी कहीं और जाते होंगे, तो वो लोग अपनी लैंग्वेज में नहीं बोलते होंगे यूजुअली, है ना। वर्क प्लेस पे जाते होंगे तो डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते होंगे। इट्स अ वे टू एक्सप्रेस रिस्पेक्ट। बट अगर आप वो बोल भी देते हैं तो लोगों का एक डिफरेंट परसेप्शन बन जाता है, अच्छा इस लैंग्वेज में बात करते हैं। पीपल थिंक दैट दे आर इन्फीरियर एंड पीपल ट्रीट टू देम लाइक दिस, बट इट इज़ सो रॉन्ग, है ना। बी प्राउड ऑन योर मदर टंग भाई,
आपको भोजपुरी आती है, आप भोजपुरी कॉन्फिडेंटली बोलो, बोलो कि हम यही बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज है भाई, है ना। लेकिन लर्न एवरी लैंग्वेज, अच्छी बात है कि आप बहुत सारे लैंग्वेजेस के ज्ञाता हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ट्रांसलेटर जब आप बनते हो तो आपको एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आने ही चाहिए, तभी तो आप ट्रांसलेट कर रहे हो। तो अभी मैं बता रही थी कि सबसे ज़्यादा ट्रांसलेटेड बुक हिस्ट्री में बाइबल क्यों है, क्योंकि ये इंग्लिश जो है वो दूसरों की भाषा है, ओके। और जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ोगे तो एक्चुअल में जब उसकी अभी तक 2025 से लेके मैं बात कर रही हूँ, पुरानी पूरी हिस्ट्री जब हम देखेंगे कि कितना साल बीत चुका है ना, तो जब हम वो टाइम लाइन बनाते हैं ना AD एंड BC का, उससे से देखा जाए तो 4500 बीत चुके हैं, 4500 ईयर्स बीत चुके हैं। एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर्टिकुलरली सिर्फ 450 ईयर्स का है, बहुत ज़्यादा साल लंबा नहीं है दोस्तों, सिर्फ 450 ईयर्स। ये मैं बता रही हूँ करंट टाइम का 2025 का मिलाकर, क्योंकि जब आप पर्टिकुलरली जब एज लाइन बनाना ना, वो AD BC करके फिर BCE और पर्टिकुलरली CE बन गया जो भी है, उसको जब आप देखोगे ना और 2025 इधर की राइट हैंड साइड लिखना, तो फिर आप काउंट करके देख लेना कि मैं गलत बोल रही हूँ या सही, ठीक है। तो ये लैंग्वेज उनकी है। तो उस टाइम का जो लिटरेचर था वो मोर और लेस लोग क्यों लिखते थे पैसे कमाने के लिए, दूसरा रिलीजियस टेक्स्ट लिखा जाता था। क्रिश्चियनिटी को पॉपुलर करने के लिए सेंट ऑगस्टाइन आए, बहुत सारे लोग आए, ठीक है। एवरीवेयर देयर वाज पीपल जिन्होंने, यूजुअली क्या होता था ना, लोग आते थे और राजा को कन्वर्ट करते थे, और फिर राजा कन्वर्ट हुई तो पूरी प्रजा उसी को फॉलो करेगी, तो वो कन्वर्ट हो गई। तो जो टेक्स्ट लिखे जाते थे, जो भी लिखा जाता था, उन सबको ट्रांसलेट किया जाता था ताकि लोग उसे पढ़े, है ना। तो सिंपल सी बात है कि दो ही चीज़ों के लिए लिखा है, एक तो रिलीजियस टेक्स्ट लिखे जाते थे, है ना, बिब्लिकल टेक्स्ट आप लोगों ने सुना होगा, जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हिस्ट्री कैसी है, कैसे क्रिश्चियनिटी पॉपुलर हुआ, कहाँ से लोग आए, है ना, कैसे कैसे हुआ। तो जो सबसे ज़्यादा ट्रांसलेटेड बुक है वो बाइबल है ना। देखो ये जो डेटा है 756 ना, अगर आप, मुझे नहीं पता कि आप ये वीडियो कब देख रहे हो कब नहीं, बट मैं आपको बता देती हूँ करंट 2025 नवंबर 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग, मतलब ये डेटा इसने नहीं पर्टिकुलरली, ये डेट के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ, यहाँ से जब काउंट किया गया है तो टोटल 756 लैंग्वेजेस में बाइबल को ट्रांसलेट किया गया है ना। एंड ओरिजिनल लैंग्वेज बाइबल की क्या है, बाइबल की ओरिजिनल लैंग्वेज है हिब्रू लैंग्वेज, ठीक है, ओके। चलो अब आगे बढ़े, आई होप इतना समझ में आ गया होगा, हालांकि मैंने आप लोगों को बीच में बहुत ज़्यादा लेक्चर दे दिया, बट यू नो इट्स नॉट अबाउट कि मैं आप लोगों को गुमराह करना चाहती हूँ, बट इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर टू टीच यू एक सिलेबस से बाहर होके भी, ताकि आपको समझ में आ सके, ताकि आप वो खुद काम ना करो। जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि पीपल विल ट्रीट यू एज एन इन्फीरियर, कहीं ऐसा ना हो कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती हो तो आप दूसरे के साथ ऐसा कर रहे हो। तो ये सुनने के बाद आपको फ़र्क पड़ना चाहिए इस चीज़ का, बस मेरा मोटो यही है, ठीक। आगे बढ़े, कौन कौन है भाई जिन्होंने पास्ट में इसको ट्रांसलेट किया है। तो अब जब 756 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ है, बट हम हिस्टोरिकली देखें तो जो किंग जेम्स फर्स्ट थे, देखिए मैंने यहाँ पे रोमन नंबर में लिखने के बजाय ऐसे लिख दिया था, I'm सॉरी, किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने कब लिखा है 1611 में, और ये देखिए स्लैश नहीं होगा, 1611 लिखना था, 1611 को स्लैश करके उसने लिख दिया है। फिर क्या होगा, जॉन वाइक्लिफ ने 14वीं सेंचुरी में किया इसको ट्रांसलेट, फिर विलियम जी ने किया है 16वीं सेंचुरी में। हाँ, दिस इज द प्रॉपर डेटा। तो जब आप आंसर लिखना तो इसको स्टेट करके लिखना विद सेंचुरीज, तो आपके आंसर्स क्या होंगे, ऑथेंटिक लगेंगे, अच्छे लगेंगे, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि विच वर द फर्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन एंड हु वाज द फर्स्ट ट्रांसलेटर। देखो मैं टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन में, आप लोग जब मेरी दूसरी वीडियो देखोगे ना तो उसमें आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी कि लिटरल ट्रांसलेशन क्या होता है, फ्री ट्रांसलेशन क्या होता है, इंट्रालिंगुअल क्या होता है, इंटरलिंगुअल क्या है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये सारी कॉन्टेक्स्ट किस में है बताइए, हिस्टोरिकली है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में किसको पहला फर्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन बोला जाता था, तो मैंने शायद इसमें वो नहीं किया है, हाईलाइट नहीं किया है, बट मैं आपको बताती हूँ कि द फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन वर द वंस स्टेटेड बाय सेंट जेरोम, ठीक है। सेंट जेरोम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेकेंड लाइन के लास्ट में, सेंट जेरोम, जिनका बर्थ एंड डेथ भी लिखा हुआ है ना, 437 CE टू 420 CE,
पैट्रॉन ऑफ ट्रांसलेटर, जिसने क्या बताया, इन्होंने बताया कि देखो भाई, सेंट जेरोम जी कहते हैं कि दो तरीके का ट्रांसलेशन होता है, एक होता है सेक्युलर, दूसरा होता है रिलीजियस। समझ में आ गया? यानी किस तरह के ट्रांसलेशन होंगे, जो सेक्युलर टेक्स्ट होंगे या फिर जो रिलीजियस टेक्स्ट होंगे उसी का ट्रांसलेशन होगा। तो रिलीजियस ट्रांसलेशन होगा एंड क्या होगा, सेक्युलर ट्रांसलेशन होगा। समझ में आ गया? जैसे अभी मैंने इतना ज़्यादा ज्ञान दिया ना आपको कि पास उनकी अपनी लैंग्वेज थी और उस वक्त लोग जो राइटर्स होते थे वो इसीलिए लिखते थे ताकि राजा उनको पैसे दे। राजा खुश होगा, राजा पैसे देगा, आप या तो राजा की बड़ाई करो या तो ऐसी कुछ चीज़ें लिखो जो राजा को पसंद हो एंड उसके बदले आप पैसा कमाओगे। समझ में आया? ये हो सकता है। एंड आप क्यों लिखोगे, आप रिलीजियस टेक्स्ट को ट्रांसलेट करोगे ताकि लोग उसको पढ़ पाएं। क्योंकि अगर हिब्रू में आपको कोई भी चीज़ पढ़ा दी जाए, सपोज दैट आप एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो ना, और आपको बहुत घमंड है इस चीज़ का कि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो और आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, लेकिन आपको किसी 10th क्लास की मैथ्स की बुक अगर पकड़ा दी जाए और कहा जाए कि इसको ज़रा पढ़ के सुनाओ और इसके मीनिंग के साथ सुनाओ, तो शायद आप नहीं सुना पाओगे। ऑल्दो कि आप हिंदी पढ़ते हो, बोलते हो, है ना, लेकिन स्टिल आप वो जो शुद्ध हिंदी है वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। तो फिर इस बात के लिए आपको सामने वाला इन्फीरियर ठहराए तो आपको बुरा लगेगा, है ना। तो दिस इज द हार्श ट्रूथ ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी कैसे ट्रीट करती है लोगों को। चलो, तो आपको समझ में आ गया। सेंट जेरोम जी कहते हैं कि देखो भाई, दो तरह के ट्रांसलेशन होते हैं, एक होगा प्रोफेन सेक्युलर और दूसरा होगा रिलीजियस। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन था, हु वॉज द फर्स्ट ट्रांसलेटर। ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनिएगा कि द फर्स्ट ट्रांसलेटर वो प्रोबेबली लोकेटेड इन द रीजन्स ऑफ मेसोपोटामिया, एनाटोलिया एंड इजिप्ट। ये मैंने पहले ही बताया कि ट्रांसलेटर का जन्म जो है, ट्रांसलेशन का जन्म इजिप्ट में हुआ, एनाटोलिया एंड मेसोपोटामिया में। तो सिंपल सी बात है कि वहीं से तो पहले ट्रांसलेटर निकलेंगे। बट देयर आइडेंटिटी इज नॉट नोन प्रिसाइसली, सो एज देयर इज नो बेटर आंसर। तो सिंपल सी बात है, उनकी आइडेंटिटी इतनी पक्की, डेटा प्रूफ इतना अच्छा से नहीं था, तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जो पहला फॉर्मल ट्रांसलेटर थे, हुज आइडेंटिटी, उनकी जो आइडेंटिटी थी और उनके जो काम थे उनको भी लोग प्रॉपरली जानते थे, वो थे सेंट जेरोम, जिनका अभी मैंने डिस्क्रिप्शन किया। सेंट जेरोम जी पहले ट्रांसलेटर माने जाते हैं और वो ट्रांसलेटर के दो तरीके के टाइप्स भी बताते हैं, एक होता है प्रोफेन, दूसरा होता है रिलीजियस। ठीक, समझ में आया? देखो, और फिर सेंट जेरोम ने ट्रांसलेट किया बाइबल को फ्रॉम हिब्रू एंड ग्रीक इनटू वल्गर लैटिन अराउंड 400 AD। तो ये किस तरह के ट्रांसलेशन किए हैं, ये रिलीजियस ट्रांसलेशन किए हैं। थोड़ा बोरिंग लगेगा क्योंकि हिस्ट्री है, बट अगर पढ़ना है तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। एंड स्ट्रगल करके ही क्यों पढ़ना, फ्री होके पढ़ो, है ना। पुट योर ईयरफोन्स ऑन योर ईयर एंड बस आराम से सुनते जाओ। एंड किसी भी चीज़ को ना डायरेक्टली नोट मत किया करो। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि अगर मान लो कि इफ़ यू हैव प्रॉब्लम कि नोट्स आपको बनाने में दिक्कत होती है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि एक ही चीज़ को 4-5 बार सुनो, फिर आपको कंक्लूजन मिल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर शॉर्ट नोट बना सकते हो जिसको आप क्विक रिविजन कर सकते हो। ठीक, ओके। तो चलिए, सेंट जेरोम वॉज द फर्स्ट ट्रांसलेटर एंड उन्होंने बाइबल का ही ट्रांसलेशन किया था, जो कि हिब्रू एंड ग्रीक में लिखी गई थी। उसको किस में किया, वल्गर लैटिन लैंग्वेज में किया, 400 AD के अराउंड। ये सब चीज़ें याद रखना। देखो, अब तो आपकी यूनिवर्सिटी जो है कह दिए कि आपको MCQ में तो हम देंगे नहीं, अब तो आपको रिटन ही पेपर देना है, तो फिर आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी डीप में। MCQ में तो भाई कुछ भी लगा कर आ जाओ, हो जाता था मैनेज, लेकिन अब तो आपको सब पढ़ना है। ठीक, सेंट जेरोम इज कंसिडर्ड द पैट्रन सेंट ऑफ ट्रांसलेटर्स, लाइब्रेरियंस एंड इंसाइक्लोपीडिस्ट। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट जेरोम कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन भी याद रखना, और जब भी हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, प्लीज़ अटेम्प्ट दैट, बहुत अच्छा है ना। जब आप किसी के वर्क को लिखते हो ना, तो उसमें आपको, मुझे इतना पता है कि उसमें आपको अच्छे से मार्किंग नहीं दी जाती है जब तक आप उस टेक्स्ट के पर्टिकुलरली कोटेशंस के साथ ना लिखो। फिर आपको टीचर जनरल मार्किंग करके ही छोड़ेगा। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे ना, और अच्छे से पिक्चर बना के कि इधर ये थे, इधर वो थे, डेट्स के साथ मेंशन करोगे, ब्लैक ब्लू पेन का यूज़ करके, तो वो बहुत अच्छी कॉपी लगती है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं रेनेसां से।
रेनेसां अ ट्रांसलेशन रिवोल्यूशन, इसको ये हेडिंग मिलेगा यहाँ पे. The distinction between sacred and profane translation lasted during the Middle Ages and was object of strong debate during the Renaissance. बेसिकली क्या था ना कि सेक्रेड ट्रांसलेशन कैसा है, प्रोफेन ट्रांसलेशन कैसा है, इन सब के बीच में डिफरेंस करना, इन दोनों के बीच में एक भारी डिबेट चलती थी. ठीक है, तो रेनेसा जो है उसमें एक बड़ा रिवोल्यूशन करके बाहर आया है. रेनेसा पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थी ट्रांसलेशन को, सेक्रेड टेक्स्ट के ट्रांसलेशन को, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता था. देयर वर सम मोर कंजर्वेटिव ट्रांसलेटर्स, कुछ कंजर्वेटिव ट्रांसलेटर्स थे, वो क्या मानते थे कि जो कंजर्वेटिव ट्रांसलेटर्स होते थे ना वो प्रीस्ट से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे. कैसे? अब जैसे मान लो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया होगा सेंट जेरोम के बारे में. तो अगर मान लो कि मैं एक प्रीस्ट हूँ, ठीक है, और आप एक ट्रांसलेटर हो, मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रही हूँ कि देखो भाई भगवान जी ने सिर्फ 2 ही लाइन कही है, आप उसको एक्सप्लेन करने में 4 लाइन मत करो, उनके अर्थ को अनर्थ मत करो, जो है वही लिखो. तो वो क्या हो गए? कंजर्वेटिव टाइप ऑफ ट्रांसलेटर्स. ठीक है, हु डिफेंडेड द यूज़ ऑफ वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन. इन ये कहते हैं कि देखो भाई लिटरल ट्रांसलेशन ही करो, जो कहा है वही लिखो. वो ये बोलते हैं क्योंकि जो डिवाइन वर्ड है, जो भगवान जी के कहे हुए वर्ड है, उसको हम लोग क्या करें, उसको बिट्रे ना करें. समझ में आया? ऑन दी अदर हैंड कुछ ट्रांसलेटर मानते हैं कि क्लोजर टू द ऑर्डिनरी पीपल स्टेट दैट द मैसेज ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द बाइबल मस्ट बी इंटरप्रिटेड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ गॉड. दिस प्रैक्टिस वर्ड कैटेगराइज एज प्रोफेन ट्रांसलेशन. प्रोफेन ट्रांसलेशन उस तरह का ट्रांसलेशन होता है जिसमें हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, है ना. भगवान जी ने जो कह दिया वो ऑर्डिनरी लोगों को कैसे समझ में आएगा, जो एकदम लेमैन है उन्हें कैसे समझ में आएगा बाइबल में भगवान जी ने क्या कहा. तो वो कहते हैं कि उसको एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है वहाँ पे. तो प्रोफेन ट्रांसलेशन. ठीक, आगे बढ़ते हैं. तो द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव केसेस ऑफ इस तरीके के जो ट्रांसलेटर्स होते थे उनमें बहुत ही फेमस है डॉलेट, इटीन डॉलेट. डॉलेट क्या करते थे? ये फोकस करते थे नॉट ओनली इन ट्रांसलेटिंग द मैसेज बट ऑल्सो टेक्स इन टू अकाउंट ऑफ टारगेट लैंग्वेज एंड सोर्स लैंग्वेज. बेसिकली अब देखो टारगेट लैंग्वेज सोर्स लैंग्वेज आ ही गया. देखो टारगेट लैंग्वेज में भी मैंने एक्सप्लेन किया हो एंड इसको और अच्छे से डीप में नेक्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करूँगी. एक सेपरेट वीडियो रहेगी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन में. जिस बुक को हम अभी अपने हाथ में लिए हैं, जिसका हमें ट्रांसलेशन करना है, वो क्या होगा? सोर्स. और जिसमें ट्रांसलेशन करना है उसको होगा टारगेट. इतना याद रखना. उसके आगे लैंग्वेज लगा दो. सोर्स लैंग्वेज है मेरी, जिस बुक को मैंने हाथ में ली है, जिसमें कन्वर्ट करूँगा या जिसमें कन्वर्ट करूँगी, दैट इज़ टारगेट लैंग्वेज. ठीक है, तो ये डॉलेट क्या करते थे? ये सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करते थे, इसी तरीके के स्टाइल न्यू पैरामीटर्स सेट करते थे और इसी इनोवेशन ने उन्हें मार्चर बना दिया. ठीक है, और ये कौन इन्हें ये वर्ड दिया है? फ्रे लुइस डी लियोन. ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी और हाईलाइटेड हुई, याद रखिएगा, इस लाइन को याद रखिएगा. द फर्स्ट, इसमें जो पहले होते थे, जो कौन सा करते थे? सेक्रेड ट्रांसलेशन, वो मरते थे. फर्स्ट वन डाई एट स्टेक और दूसरे मरते थे फॉर वायलेटिंग द ओरिजिनल मैसेज ऑफ होली बुक. यानी ये लोग कैसे, इन लोगों की डेथ कैसे होती थी? पहला मरता था भगवान जी के लिए, अपनी जान दे दी, है ना, जिनको हम लोग, जैसे मैंने मर्डर इन द कैथेड्रल पढ़ाया है, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें द थीम ऑफ मार्टिरडम ये है उसमें. तो बेसिकली वो क्यों मरते हैं? थॉमस बकेट क्यों मरते हैं? वो भगवान के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं. तो पहले वो ऐसे ही मरते हैं फॉर द स्टेक ऑफ गॉड, और दूसरे मरते हैं, कहते हैं कि ओरिजिनल मैसेज को इन्होंने होली बुक के वॉयलेट किया है, तो उनको जेल में डाल दिया जाता था और उनकी डेथ हो जाती है. इस तरीके से वहाँ पे ट्रीट किया जाता था, है ना. क्योंकि क्या सीन था ना कि जैसे पहले के ज़माने में जब कोई मान लो बहुत विज्ञान ज्ञाता रहा हो और वो बता दे कि देखो भाई अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है ना, अब सब उसे बोलेंगे बेवकूफ़ हो तुम, तो कुछ भी बोले जा रहे हो, है ना. कोई बता दे कि देखो चांद और तारे ये सब टिमटिमाते नहीं हैं, उनके बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है जिसकी वजह से उनकी लाइट छुप जाती है. आप कहेगा देखो इस बेवकूफ़ को, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स हाउ आर वंडर व्हाट यू आर. और ये क्या बता रहा है हम लोगों को? ये बता रहा है कि देखो भाई ऑब्स्टेकल आ जाता है. क्योंकि जब हम छोटे होते थे हमको ये बता देखो तारे चमक रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं,
फिर जब हम साइंस की बुक उठाते हैं तो उसमें पता चलता है कि उसके सामने ऑब्स्टिकल आ जाता है। स्टार क्या है? स्टार, मून भी एक स्टार है ना, जिसमें लाइट है। सूर्य भी एक स्टार है, सन भी एक स्टार है, समझ में, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, लाइट है। इस तरीके की चीज़ें जब हम बचपन में पढ़ते हैं, और यही सेम चीज़ कोई अगर उस टाइम पीरियड में बताता तो उसको मृत्युदंड पक्का था। मतलब आपने कभी गैलीलियो वगैरह को स्टडी किया होगा तो आपको पता होगा, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहे, बट ये सीन था कि अगर आप उसमें कुछ ऐसा बोलो तो आपको या तो लोग मूर्ख समझेंगे, और ज़्यादा मूर्ख लोग होंगे तो आपको फांसी की सज़ा भी दे देंगे। समझ में आया? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 12वीं और 13वीं सेंचुरी की बात करते हैं। 12th एंड 13th सेंचुरी, टोलेडो स्कूल ऑफ ट्रांसलेटर। देखो, जो टोलेडो स्कूल ऑफ ट्रांसलेटर्स थे ना, वो ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स था। जब भी हम बोलते हैं स्कूल ऑफ ट्रांसलेटर या स्कूल बोलते हैं, तो ये कोई स्कूल नहीं है जो इंडिया में चलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया में तो 12 तक के स्कूल्स होते हैं, 10 तक के स्कूल्स होते हैं, है ना। टोलेडो स्कूल ऑफ ट्रांसलेटर स्कॉलर्स का एक ग्रुप होता है जो कि एक ही माइंडसेट के होते हैं, वर्क करते हैं। तो ये कहाँ थे? स्कॉलर्स हु वर्क टुगेदर इन द सिटी ऑफ टोलेडो, दैट इज सिचुएटेड इन स्पेन, ड्यूरिंग द 12th एंड द 13th सेंचुरी। इसको पहला सेंटर माना जाता है मल्टीलिंगुअल कल्चर का, एंड हैज़ प्रायर इंपॉर्टेंस एज फर्स्ट स्कूल ऑफ ट्रांसलेटर। ये पहला स्कूल ऑफ ट्रांसलेटर है। सोचो, अगर आपके MCQ होते और आप इस तरीके से पढ़ के जाते तो आपका MCQ में तो पूरा ही सही हो जाता है, बिकॉज ये सब MCQ लाइक क्वेश्चन है ना। बट खैर, कहीं ना कहीं आपको काम देगा, आप पढ़ रहे हो तो काम देगा ही डेफिनेटली। कुछ बच्चे सोच रहे हैं अभी टेंशन में, हे भगवान MCQ से रिटर्न हो गया, आप कैसे मैनेज करेंगे? बट इट्स फाइन, लाइक यू आर गेनिंग नॉलेज, राइट? तो चिल। तो इनको पहला स्कूल ऑफ ट्रांसलेटर्स मानते हैं, और मेन सेंटर कहाँ है इसका? यूरोप, ठीक। उन्होंने बहुत सारी फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक वर्क को क्लासिकल अरेबिक में जो लिखी गई थी उनको लैटिन में ट्रांसफ़र किया और अदर लैंग्वेज में ट्रांसफ़र किया। ये जो टोलेडो स्कूल ऑफ ट्रांसलेटर थे, उनका काम ही यही था कि डेवलपमेंट को और साइंटिफिक नॉलेज को, स्प्रीडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड कल्चर अमॉन्ग यूरोप। वो चाहते थे कि यूरोप में साइंटिफिक नॉलेज फैले, इसीलिए वो फिलोसफिकल बुक्स, साइंटिफिक बुक्स, इन सबको ट्रांसलेट करते थे लैटिन लैंग्वेज में, ताकि पीपल कैन रीड आउट एंड स्टडी, ठीक है। अब देखिए, प्रिंटिंग प्रेस आ गया। अब बताइए, प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो कितनी अच्छी बात हुई। अब जिस चीज़ को लिखने में इतनी डिफ़िकल्टी होती थी, अब उसको छाप छाप के आराम से काम कर सकते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है ये, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। द नंबर ऑफ रीडर्स एंड देयरफॉर ट्रांसलेशन जॉब्स ग्रू कंसिडरेबली। अब तो ट्रांसलेटर की जॉब बहुत ज़्यादा बढ़ गई, नंबर ऑफ रीडर्स बढ़ गए जब वो प्रिंटेड में आने लगी। तो द प्रिंटिंग प्रेस गिव राइटिंग एंड ट्रांसलेशन अ न्यू बूस्ट, है ना। ये उन्होंने एक नई उछाल दिया, जो ट्रांसलेशन अभी तक हो रहा था उसको एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। And in order to reach greater number of reader, it is necessary to translate. Readers are mostly unaware of different language from Romanesque or Germanic origin. तो बेसिकली इसमें बोला जा रहा है ना कि जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया था ट्रांसलेशन करना। क्यों? क्योंकि जो रोमनेस्क था और जो जर्मेनिक ओरिजिन से रिलेटेड जितनी भी लैंग्वेज थी उसको बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। इवन ऑफ मोस्ट ऑफ द एंशियंट लैंग्वेज इन वर्ड्स जस्ट ग्रीक बहुत ही टफ लैंग्वेज मानी जाती है, लैटिन, अरमैक, हिब्रू और अदर। तो इन सारी बुक को एक्सेस करना और उनका ट्रांसलेशन करना इज़ वेरी वेरी नेसेसरी दैट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। नाउ 17th सेंचुरी आ जाता है हमारा। तो वी फाइंड आवर सेल्फ इन फ्रांस ड्यूरिंग द अडेप्टेशन लेवल फिनोमेना। और इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, फ्रांस की हम बात करेंगे यहाँ पे। ये फिनोमेना ना कि सिर्फ अप्लाई टू द वर्ल्ड ऑफ ट्रांसलेशन बट ऑल्सो टू द करेंसीज, नोबल पोजिशंस, आर्ट्स, सभी चीज़ों के लिए ये जो वर्क है ये फेमस होने लगा। हर एक एक्सपेक्ट के लिए एवरीथिंग शुड बी कम्प्रिहेंसिबल, अप्लाई टू रीडिंग के लिए, रीडर के लिए, कि उस तरीके की चीज़ें लिखी जो वो समझ सके व्हाट ही रीड, एंड दिस इज़ व्हेन अडेप्टेशन आर बॉर्न, ठीक है। अप्लाई टू रीडर, द रीडर मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट ही रीड, है ना, कि रीडर को समझ में आना चाहिए कि वो पढ़ क्या रहा है। यहीं से अडेप्टेशन का जन्म हुआ। द वे ऑफ ट्रांसलेटिंग लेस बेलेस इनफिडेलिट्स, फॉर एग्जाम्पल, where the figure of woman is presented as beautiful
but unfaithful, according to Alban quote carries over into translation. So basically है क्या इसमें, उस टाइम पीरियड उस सिचुएशन को बता रहा है कि जो विमेन थी वो बहुत ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है, बट ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हो, मैं ऑब्जेक्ट वर्ड यूज़ कर रही हूँ. विमेन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट बट अनफेथफुल. यानी उस टाइम पीरियड के जितने भी ऑथर्स भी जब आप देखोगे, राइटर्स देखोगे, स्पेशली जो पोएट्री लिख रहे हैं उनको देखोगे, उनकी राइटिंग्स में झलकेगा ये जो 17th सेंचुरी है ना. अब ये आपका होमवर्क है, जाओ और स्टडी करो कि 17th सेंचुरी के कौन कौन से राइटर्स थे, स्पेशली उनकी ऐसी पोइट्री देखो जिसमें उन्होंने विमेन को एक चीटर के रूप में प्रेजेंट किया है, विमेन को डिच करने वाली, विमेन को झूठी आंसू बहाने वाली, अनफेथफुल बट ब्यूटिफुल ऐसा प्रेजेंट किया है. दिस इज योर होमवर्क. नाउ यू हैव टू राइट इन माई कॉमेंट बॉक्स कि मैम ये राइटर्स थे. ठीक, तो उस टाइम पीरियड की बात हो रहा है, दैट इज ऑफ 17th सेंचुरी. नाउ मूविंग टूवर्ड्स 18th सेंचुरी, द पर्सपेक्टिव ऑन ट्रांसलेशन इन 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी के टाइम में हम लोग बहुत ही ज़्यादा रैशनल हो गए थे. इट इज़ एन एज दैट रिटर्न टू लिटरेरिज्म एक्सक्लूडिंग द प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर ऑफ इंटरप्रेटिंग ट्रांसलेटेड. इस टाइम पे सब रैशनल प्रैक्टिकल हो गए थे. बोल रहे हैं कि अब जितनी प्रॉब्लम्स थी उस चीज़ों को हम लोग छोड़ के कहीं ना कहीं लिटरलिज्म की तरफ बढ़ रहे थे. कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट था ऑफ phrase by phrase translation was established to order to abandon and evolve from previous idea of translating word to word. तो देखो बेसिकली 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड में जो हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर रहे थे उसको छोड़ते हुए, इवॉल्व होते हुए हम फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन करने लगे. तो 18th सेंचुरी के टाइम पे वर्ड टू वर्ड हट चुका था, लगभग सब के सब क्या करने लगे थे, उसके आगे बढ़ चुके थे, इवॉल्व हो चुके थे, एक स्टेप अप हो चुके थे. ठीक, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द 20th century. We meet again with a very significant revolution in the world of translation. The two world wars, ठीक है, and the birth of large international organization, UNESCO and EU. What motivates a need for professional translators? अब इसमें बता रहा है कि देखो भाई, the two world wars, यानी जो वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस टाइम पीरियड में, और तो और लार्ज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का होना अपने आप में ही ट्रांसलेटर वर्ड को बहुत ही डेप्थ में डाल दे रहा है. क्यों? अब जिससे वर्ल्ड वॉर हो रहा है, दो देशों के बीच हो रहा है, तो दो देश की अपनी लैंग्वेज, देयर मस्ट बी समवन हु कैन ट्रांसलेट इट एंड टेल टू अदर. ट्रांसलेटर को तो दो लैंग्वेज आनी ही चाहिए, तो जब वो ट्रांसलेटर बनेगा तो वो कम्युनिकेट कर सकता है उन दो कंट्रीज़ के बीच में इनडायरेक्टली. दैट इज़ इनडायरेक्टली को यही बोलने का मतलब है. स्पेशली जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बन गई तो नीड, प्रोफेशनल ट्रांसलेटर की नीड बहुत ज़्यादा होने लगी, जो बातों को कन्वे कर सके, कम्युनिकेट कर पाए अच्छे से प्रोफेशनल वे में, है ना. चलो, सो इट इज़ वेरी relevant historical time since new technologies appear and of course a vast number of migration and alliances allow new translator modalities to emerge. तो उस टाइम पीरियड में तो ऐसा था नहीं कि बहुत हम हिस्ट्री की बात करें, 20th सेंचुरी की बात हो रही है, उस टाइम पीरियड पे कहीं ना कहीं बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आ चुके थे. द नीड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंट्रीज वर एट स्पीक. तो क्योंकि वर्ल्ड वॉर हो रहा था, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बने, UNESCO, UN, EU, तो नीड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ एट पीक, वो पीक पे था. और रिजल्ट हुआ कि वेयर सेवरल एसोसिएशन ऑफ ट्रांसलेटर इमर्ज इन यूरोप इन कंट्रीज. जर्मनी में कुछ ग्रुप ऑफ ट्रांसलेटर आए, फ्रांस में बन गए, और अदर कंट्रीज़ में भी डिफरेंट ट्रांसलेटर्स के एसोसिएशन बनना चालू हो गए. ठीक है, अब हम देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ क्या. सो द फर्स्ट ट्रेनिंग सेंटर फॉर ट्रांसलेटर्स अपीयर्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. जैसे मैंने अभी बताया, जो पहला ट्रेनिंग सेंटर है, अब नीड पता चल गई तो अब ट्रेनिंग सेंटर भी बनने लगे हैं, वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ. सिंस द टोलेडो स्कूल ऑफ ट्रांसलेटर्स डिसबैंड इन ऑर्डर टू स्टडी ट्रांसलेशन इट वॉज नेसेसरी. अब जो टोलेडो स्कूल था उसको डिसबैंड कर दिया गया. तो क्योंकि जो स्टडी थी ट्रांसलेशन की वो बहुत नेसेसरी हो गई थी टू इनरोल इन द फैकल्टी ऑफ फिलोसफी स्पेशली, तो ज़रूरत थी कि उस टाइम पे ट्रेनिंग सेंटर्स खुलें. ऑल दिस इन्फ्लक्स ऑफ मासेस थ्रू हिस्ट्री इंटेल्स अ ग्रेटर ट्रेड.
from where the study of translation and the interpretation was born. If you are a translator, make sure you understand the role of interpreters and translator differ in their main form. तो बेसिकली इसमें बता रहा है कि जो टोलेडो स्कूल ऑफ ट्रांसलेटर था उसको डिसबैंड कर दिया गया था, राइट. तो अब नीड समझ में आ रही थी सबको, पढ़ने के लिए भी, फिलोसफी के लिए भी. तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चालू हो गए, ठीक है. अब नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस इंडिया एज मल्टी कल्चरल स्पेस. तो अभी तक जो जो मैंने बताया लगभग मैंने 7 पॉइंट्स कवर किए यहाँ पे, एंड दिस इज़ द एंड. और आज के ज़माने की अगर मैं बात करूँ तो आज के ज़माने में आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास आईपैड है, ठीक है. सिंपली आप क्या करते हो, ऐप डाउनलोड करते हो या गूगल पे ही आप किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर से अपने आप को हेल्प कर सकते हो, राइट. सो नाउ डेज ऑनलाइन ट्रांसलेशन इज so कॉमन. एवरीबडी नोज दैट. इवन स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा जानते हैं, रूरल एरियाज़ में कम, बट अर्बन एरियाज़ में तो हर कोई इस चीज़ से परिचित है ना. कोई मैसेज टाइप करना है, कुछ ग्रामेटिकल एरर्स हैं, सब कुछ सही कर देगा. बस आप बोलो उसमें और वो कन्वर्ट कर देगा. टाइप करो वो कन्वर्ट कर देगा. हिंदी लिखा है इंग्लिश में, इंग्लिश लिखा है हिंदी में, ठीक है. ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस इंडिया एज अ मल्टी कल्चरल स्पेस. तो आप सभी को पता है कि इंडिया क्या है. इंडिया की खासियत भी है, कहीं ना कहीं इंडिया इसी से परेशान भी है ना. आज के इंडिया में इतने डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशन, है ना. लाइक कोई किसी के कोई कल्चर है जो उसमें कॉमन है, बट गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं ये सही नहीं है, या फिर वहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये सही नहीं है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, आई डोंट नो कि मुझे कहना चाहिए या नहीं, बट लाइक इट्स जनरल थिंग. यू मस्ट ऑल हैव स्टडीड इन क्लास 6 वेर यू हैव डिफरेंट कल्चर, और उसके कौन सा स्टेट का है ये, ठीक है. तो जलीकट्टू इज़ फॉर तमिलनाडु, राइट. यू मस्ट नो अबाउट बुल फाइट, आई गेस. तो बुल फाइट क्या बोले, सरकार ने बोला कि देखो ये तो गलत है, ठीक है. वहाँ के लोग कहे कि यार ये मेरा कल्चर ऐसे कैसे. तो फिर सरकार समझी इस बात को, लाइक कोर्ट ने समझा इस चीज़ को, बिकॉज कहीं ना कहीं समथिंग इज अटैच टू योर कल्चर, सो यू कैन नॉट, कह भी नहीं सकते कि ये गलत है, कह भी नहीं सकते ये सही है. तो देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट, देयर इज़ अ डिलेमा. इंटरनल डिलेमा तो है ही, आउटसाइड में जो कन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादा है ना. पर्सन टू पर्सन है, पर्सन टू सेल्फ है. तो इंडिया का जो मल्टी कल्चर है वो उसको बहुत ही ज़्यादा दूसरे कंट्री से डिफरेंट बनाता है. इतने सारे रेस है, कास्ट है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, कल्चर है, इन सब में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाता है ना. ओवरलैप कर देते हैं कभी कभार कोई अपने आप को सुपीरियर दिखाने लगता है तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, कम्युनल रॉयट्स हो जाते हैं, समझ रहे हो. तो इंडिया की खासियत है, बट रिसेंट टाइम्स में जिस तरीके से डिफरेंट स्टेट्स में हो रहा है ये सब, कि पर्टिकुलर टारगेटिंग पर्टिकुलर कम्युनिटी और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो कि अभी बेचारे सफ़र कर रहे हैं कहीं ना कहीं. आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ एनी बडी, बट इट्स लाइक दिस इज़ द मेन इशू कि मल्टी कल्चर होना अपने आप में ही बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, जो कि इंडिया अभी रोल प्ले कर रहा है ना. बीइंग विथ समबडी हु इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम यू ऑल अराउंड द वर्ल्ड, है ना. तो कन्फ्लिक्ट तो आएगा ही आएगा. आपका रेस अलग है, मेरा रेस अलग है, आपका कास्ट अलग है, मेरा कास्ट अलग है, आपके रिचुअल्स अलग हैं, मेरे रिचुअल्स अलग हैं, मेरा लैंग्वेज डिफरेंट है. इंडिया इज़ द कंट्री वेयर कोस कोस पे पानी बदले और कोस पे बदले वाणी. यानी थोड़े दूर आप जाओगे, इधर से इधर गए नहीं, कि आपको लैंग्वेज में टच देखने को मिलेगा, है ना. आपको बिहार साइड के लोग जब यूपी में आएंगे तो उनकी भाषा हिंदी होगी, बट उसमें वर्ड्स बिहारी होंगे. लाइक आई हैव फ्रेंड, ठीक है, जो इस तरीके की लैंग्वेज बोलते हैं. लाइक वी इंजॉय अलाउड, हम लोग बोलते हैं मज़ा आ रहा है ना. लाइक शी सेड कि मैम आप कब आएंगी, हम लोग कभी से जो रहे हैं ना आपको. तो एवरी टाइम यूज टू स्माइल कि अरे भाई बहुत मज़ा आता है हम लोग को डिफरेंट लैंग्वेज में. इवन मेरे खुद के पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, द पीपल आर फ्रॉम महाराष्ट्र, द पीपल आर फ्रॉम पंजाब, एंड हम हमेशा ये बोलते हैं कि यार बोल के दिखा, पंजाबी बोल के दिखा, जबकि पंजाबी होता भी नहीं, गुरुमुखी होता है, ठीक है. तो मुझे बहुत मज़ा आता है डिफरेंट लैंग्वेज को देखने में, कौन कैसे बोल रहा है उसको देखने में. मेरी फ्रेंड खुद शी स्पीक्स मारवाड़ी लैंग्वेज,
तो बहुत ही मतलब ऐसा नहीं, तो मल्टी लिंगुअल सोसाइटी है हमारी, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा लगता है ये चीज़ देख के। बट सम हाउ किसी न किसी रीज़न से, छोटी मोटी मतभेद की वजह से हम कम्युनल रॉइड्स पे उतर आए। दिस इज़ नॉट गुड, राइट? सो एज अ citizen of the country, and also youth especially that is watching my video, this is for you, like you need to unite। हमें अपनी कंट्री को तोड़ना नहीं है, हमें अपनी कंट्री को जोड़ के रखना है, यू नो, बाइंड करके रखना है, ताकि कोई हम पे अटैक करे तो हम एकजुट हो जाए, है ना? बिकॉज इस टाइम पे जो वॉर्स चल रही है वर्ल्ड में, दिस इज़ सो टेरेबल, राइट? बट आपको क्या करना है, आपको अपनी कंट्रीज़ में हारमनी बनाकर रखनी है। दिस इज़ ऑल एक तरह का मैसेज है जो मैं आपको दे रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया एज अ मल्टी कल्चरल स्पेस, ये समझ में आ गया होगा। अब ना इंडियन लिटरेचर। सो इंडियन लिटरेचर एक एक्सप्रेशन है वाइटल प्लुरैलिटी, प्रोडक्टिव डाइवर्सिटी हमारे नेशन की। जैसे आप किसी के टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, सिर्फ इंग्लिश नहीं, हिंदी पढ़ो, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ो। मेरा तो फेवरेट है, मैं बताती हूँ आपको मेरा हिंदी में कौन फेवरेट है। जयशंकर प्रसाद, ये भी बहुत अच्छा लिखते हैं। प्रेमचंद जी तो हैं ही ऑफकोर्स। और हरिशंकर परसाई की मैंने पगडंडियों का ज़माना पढ़ा, एंड दैट इज़ सो फनी। मैंने इसको जब पढ़ाया तो मैं हंसते, पूरे वीडियो में मैं हंस हंस के पढ़ा रही थी, और मैं खुद भी बहुत इंजॉय करके उस चीज़ को पढ़ी, क्योंकि मुझे हरिशंकर परसाई का जो व्यंग है ना, पगडंडियों का ज़माना, वो अपने आप में ही बहुत ही फ़नी वे में उन्होंने लिखा है। एंड मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी, उसको ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो कोई भी टेक्स्ट बुक उठाते हैं इंडिया का, वो हमें बहुत सारे इंडिया की जो उनकी नेशन है हमारी, वो डाइवर्सिटी शो करती है। कम्युनिटी स्टेट्स इन इंडिया हैव नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, दे क्रॉस ईच अदर फ्रंटियर्स। इन मैनी केसेस लैंग्वेज आर नॉट confined to the geographical boundaries of a particular state. Language contain many variation and dialects, बहुत ही dialects है, जैसे ट्राइबल बोलते हैं वो dialects होता है। And share a number of feature states have mixed population speaking different language। कहते हैं ना हम mixed population, ये नहीं कि हम यूपी के हैं तो हम यूपी में ही रह रहे हैं, ये नहीं कि हम महाराष्ट्र के हैं, वो भी शिफ्ट होके इधर आ सकता है, आप भी शिफ्ट होके उधर जा सकते हो, समझ रहे हो? इससे क्या होगा कि वहाँ पे जो लोग होंगे उनके बीच का जो मिक्स पॉपुलेशन है वो और डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाला आ जाएगा। जैसे मैंने अपना ही एग्जांपल लिया, व्हेन अ मेंबर ऑफ दीज कम्युनिटीज कम्युनिकेट विद ईच अदर, दे ऑफन हैव टू स्पीक डिफरेंट mixed variety of language, so people inside state as well as the country outside constantly engage in translation. So that's why translation in India become more difficult, because India is a land of translating consciousness। किसने कहा है? देवी ने कहा है, याद रखिएगा। and this is so sweet line, like thus India is a land of translating consciousness। आई होप कि मैंने इसको हाईलाइट कर दिया होता, काफ़ी अच्छा लगा मुझे लाइन, देवी। चलिए आगे बढ़े। Now here, a literary trend in the particular language can go beyond the boundaries of a given language to establish historical, thematical, stylish correspondent with literature in different Indian origin। अब देखो क्या था, भक्ति पोइट्री। इफ़ यू आर अ हिंदी लिटरेचर स्टूडेंट यू मस्ट नो अबाउट दिस भक्ति मूवमेंट, ठीक है? तो भक्ति पोइट्री कैसी होती थी? भक्ति मूवमेंट पोइट्री एक इस तरह की पोइट्री हुआ करती जो उस टाइम पीरियड में स्प्रेड अक्रॉस रीजनल एंड लिंग्विस्टिक बैरियर्स ऑफ अ कंट्री। ये ऐसी चीज़ है जो सिर्फ पर्टिकुलर लोगों तक सीमित नहीं है, उसने क्रॉस कर रखी है बाउंड्रीज, है ना? देयर वर राइटर्स हु स्पीक एंड राइट इन मैनी लैंग्वेजेस एंड रीडर हु अंडरस्टैंड एंड एंजॉय लिटरेचर इन मोर देन वन लैंग्वेज, ठीक है? द सिंगल टेक्स्ट कैन बी मल्टीलिंगुअल सिचुएशन और पोलीफोनी और द यूज ऑफ मैनी लैंग्वेज। मतलब कि जो जैसे हमने भक्ति में क्या क्या पढ़ा, सगुण निर्गुण में जब हमने सगुण पढ़ा तो हमने मीरा पढ़ी, ठीक है? और जब हम निर्गुण पढ़ते हैं तो हमने कबीर पढ़ा। तो क्या सिर्फ आप ही तक ये सीमित है? क्या ये पर्सनालिटी सिर्फ आप ही के एरिया में है सीमित? नहीं ना, इट इज़ क्रॉसिंग द बाउंड्रीज। एवरीबडी नो कबीर, एवरीबडी नो मीरा, शी इज सो फेमस। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे। इन द प्ले ऑफ कालिदास संस्कृत प्राकृत मगधी वर द यूज ऑफ ईच नेचुरलनेस एंड ऑडियंस कुड अंडरस्टैंड एंड एंजॉय। तो बोल रहे हैं कि जो कालिदास का जो संस्कृत था, प्राकृत था, मगधी था, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, उसमें जो लैंग्वेज दिखी है वो लोग समझते हैं, इंजॉय करते हैं, और उसमें बहुत सारे शिफ्ट्स भी आए हैं, लिंग्विस्टिक शिफ्ट्स भी आए हैं। लिटरेरी क्रिएशन हैव बीन
appropriated and transformed into new incarnation in geographical and temporary distant spaces. The texts have been transcreated, translated, adapted, imitated. देख रहे हो वर्ड्स, देख रहे हो टेक्स्ट कैसे होते हैं, ट्रांसक्रिएटेड, ट्रांसलेटेड, अडाप्ट किया है, इमिटेट कर रहा है, एंड समटाइम्स इंटरप्रिटेड एंड सर्कुलेटेड इन न्यू लिटरेरी कंस्ट्रक्ट्स। तो ये बता रहा है कि कैसे उस टाइम पीरियड के जो लोग थे उनकी कही हुई बातों को कहीं ना कहीं हर जगह फैला दिया गया है, और कालिदास की संस्कृत हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसको लोग समझते थे और इन्जॉय भी करते थे। ट्रांसलेशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डाइवर्सिफिकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, क्योंकि अगर ट्रांसलेशन नहीं होगा तो आपको नहीं पता चलेगा। अगर मीरा जो है, अगर कालिदास जो है अगर संस्कृत में लिख रहे हैं तो आप संस्कृत नहीं जानते तो आपको कुछ नहीं पता कि वो कितना अच्छा लिख रहे हैं। अगर आप हिंदी नहीं जानते तो आपको नहीं पता जयशंकर प्रसाद कैसा लिखते हैं, कैसा लिखते हैं हमारे प्रेमचंद, उपन्यास सम्राट हैं वो। समझ में आ रहा है? तो वही बता रहा है कि ट्रांसलेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ संस्कृत टेक्स्ट वर ट्रांसलेटेड इनटू ओरिजिनल लैंग्वेज एंड टुक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एंड फॉर्म। लाइक ओके वेट, linguistic and cultural heterogeneity of Indian society as both reality and norms are recognized established. The translation helps expose Indian writers writing in one language to styles, techniques, experimentation, okay, so that we are creativity in new trends in translature have been literature have been फैसिलिटेटेड बाई ट्रांसलेशन एक्टिविटीज़। ठीक है, मैं बताती हूँ कि सारी चीज़ें हैं क्या। अब आप सोच रहे हो यार कभी से पढ़ी जा रही, कुछ बता ही नहीं रही। वेट, अब मैं आपको एक पोइट्री सुनाऊंगी और बताऊंगी कि इंडिया, अभी तो मैंने आपको कन्फ्लिक्ट का एग्जांपल दिया, बट मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इंडिया में अभी भी एकजुटता है और हारमनी है। जस्ट वेट फॉर मी। अभी मैं आपको एक पोइट्री सुनाने जा रही हूँ, वो पोइट्री इतनी ब्यूटिफुल है कि क्या मैं आपको बताऊँ। तो बेसिकली पोइट्री रसखान जी की है, और रसखान जी लिखते हैं कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तव पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि रसखान जी कृष्ण जी का वर्णन करते हुए, और भी इतना अच्छा वर्णन, सोचो कि उन्होंने इतना अच्छा लिखा है कि जो कृष्ण जी को अभेद हैं, जिनको जो अछेद अखंड अनंत हैं, उनको जो अहीर, जो यादव हैं पर्टिकुलरली क्योंकि वो यदुवंशी थे, तो अहीर की जो छोटी बच्चियां हैं वो क्या कर रही हैं, वो छोटी बच्ची या जो भी छोकरी जो हम लोग बोलते हैं ना, वो क्या कर रही हैं, छाछ और मक्खन का लालच देके उन्हें अपने इशारों पे नचा रही हैं। समझे? तो इस लेवल का हार्मनी एंड कोऑपरेशन उस टाइम पीरियड पे था। बट आज बहुत ही बुरा लगता है ये चीज़ देखते हुए कि वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है और अदर स्टेट्स में क्या चल रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि मैंने एपीजे अब्दुल कलाम को भी पढ़ा है और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जो छोटे लोग होते हैं वो रिलीजन के पीछे लड़ते हैं, और बड़े लोग जो होते हैं जिनका उदार हृदय होता है वो क्या करते हैं, रिलीजन से लोगों को कनेक्ट करना, इनडायरेक्टली वो कहना चाहते हैं कि उससे दोस्ती करने में बढ़ावा देते हैं। क्योंकि आप अगर एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़े होगे तो उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क मैंने पढ़ा था, मैंने पूरा पढ़ाया भी है, मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन की है, और मेरी पर्टिकुलरली 1.5 घंटे की वो वीडियो भी है जिसमें उन्होंने ये बात कही थी। उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ाई है उस पर्टिकुलर चैप्टर्स की, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे वो मिसाइल वगैरह को लॉन्च करने के लिए किस एरिया में गए, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो सोचो, वो बोलते हैं कि रिलीजन, छोटे लोग कहते हैं छोटे लोगों के लिए होगा रिलीजन कन्फ्लिक्ट का मैटर, जो बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, उससे दोस्ती करने के लिए कहते हैं, या दोस्ती से रिलेटेड उसको ज्वाइन करके दिखाए हैं। सो एपीजे अब्दुल कलाम की कोटेशन मैं बताऊं कि फॉर स्मॉल पीपल दे मेक रिलीजन अ फाइटिंग टूल, फॉर ग्रेट पीपल इट इज़ अ वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स। आई गेस यही है जितना भी मैंने इसको पढ़ा था अपने 2nd सेमेस्टर में। आई गेस नाउ इट्स 4th सेमेस्टर मैं पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को। तो समझ रहे हो
किस तरह की कॉपरेशन एंड हारमनी इंडिया की थी, और कहीं ना कहीं आज भी बस याद दिलाने की ज़रूरत है। नहीं तो इंडिया में आज भी कोई तोड़ नहीं सकता किसी को भी। समझ में आया? एंड आई होप कि आई एम गिविंग यू अ मोरल लेसन एंड आप बोर नहीं हो रहे होगे ये सोच के कि क्या पढ़ाने वाली हैं, क्या पढ़ा रही हैं। इट्स जस्ट लाइक कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग समथिंग न्यू, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट बुक का कीड़ा बनना, सब कुछ जान लेना। इट्स समथिंग अबाउट लाइफ लेसन्स टू, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो, राइट? बिकॉज आप ही आगे चल के देश का भविष्य है, यूथ हैं आप, स्पेशली आप भी किसी को पढ़ाएंगे। अगर कोई लड़की देख रही होगी तो कहीं ना कहीं वो भी पढ़ाएगी अपने बच्चे को, आप कोई लड़के हो वो भी आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे। तो अगर आप उस पर ज्ञान डालोगे तो वो हारमनी बनाएगा वो, और अगर ये चीज़ नहीं डालेंगे तो वही स्मॉल पीपल की तरह अ वे ऑफ फाइटिंग टूल हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं, मल्टी कल्चरलिज्म को जानेंगे। अभी तक मैंने आपको इंडिया के बारे में बताया ना कि इंडिया का क्या सीन है। सो मल्टीकल्चरलिज्म इम्प्लाइज अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ कंटेस्टिंग कल्चरल वॉइसेस। मल्टीकल्चरलिज्म का यही मतलब है कि जो हमारे डिफरेंट कल्चरल वॉइसेस है दैट आर अलाउड टू आर्टिकुलेट द इमेजिन कम्युनिटी ऑफ अ नेशन ऑन देयर ओन टर्म्स। अपने शर्तों पे वो लोग रहते हैं। It should have seen as a contestant of monoculturalism, the impulse to impose one culture order on all sections of society. India is totally different from, देखो monoculturalism नहीं है इंडिया, multiculturalism है। सोचो अपने आप को गर्व करो कि you are Indian, ठीक है? Multiculturalism India thus cannot be reduced to a single ideological concept. देखो अब हम डेरिडा क्या कहते हैं ना, ये देखो जिसको मैंने हाईलाइट किया है। डेरिडा कहते हैं कि इट मस्ट बी एक्सेप्टेड दैट इंडियन आइडेंटिटी इज सीजलेस प्ले, अ कमिंग टुगेदर एंड मूविंग अ पार्ट ऑफ डिफरेंट कल्चर। देखो कितनी प्यारी लाइन लिखी है कि इट मस्ट बी एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो इंडियन आइडेंटिटी है उसे कोई भी सीज नहीं कर सकता। सीजलेस प्ले है ये, है ना? ऐसा प्ले है जो कि विच इज़ अनस्टॉपेबल समहाउ, कमिंग टुगेदर मूविंग अ पार्ट डिफरेंट कल्चर्स। देखो इतना अच्छी बात ये लिख रहे हैं। फिर आगे पढ़ते हैं। सो मेन पॉइंट अभी आपको बताना है मुझे, नेक्स्ट स्लाइड पे इधर देखो जो हाईलाइट किया वो देखो। मल्टीकल्चरलिज्म इनहैबिट्स अ प्लेन स्पेस, नॉट अ हायरार्किकल स्पेस। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द लाइट ऑफ पोस्ट मॉडर्न थ्योरी। तो अब हम पोस्ट मॉडर्निज्म में चलते हैं। तो फ्रैंकोइस, लायोटार्ड ये बोलते हैं देखो कि पोस्ट मॉडर्निज्म को वो क्या बोलते हैं, incredulity towards meta-narrative that displays the discourse of meta-narrative or a grand narrative and argues for a culture space that is populated by little narratives। तो इन्होंने भी बड़ी अच्छी बात कही है। इन्होंने बेसिकली क्या किया ना, जब मल्टीकल्चरलिज्म समझते हैं तो पोस्ट मॉडर्न में आके समझते हैं। मल्टीकल्चरलिज्म इनहैबिट इन अ प्लेन स्पेस, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द लाइट ऑफ पोस्ट मॉडर्न थ्योरी। तो ये यही बोलते हैं कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है इसको एक्सप्लेन किया है इन्होंने, फ्रैंकोइस। इनके डेफिनेशन को पहले आप लिख लो तो पहले, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है? दीज नैरेटिव्स आर गवर्नड बाय देयर ओन कॉन्स्टिट्यूइंग रूल एंड आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्स्ट्रा नेशनल फाउंडेशनल रूल्स फॉर आर्टिकुलेशन। बेसिकली ये बोल रहे हैं ना कि जो मल्टीकल्चरलिज्म है इसमें हम कोई भी हायरार्की नहीं देखते हैं। दैट इज सिमिलर, लाइक आपका रिलीजन उतना ही, आपका कल्चर उतना इंपॉर्टेंट जितना दूसरे का कल्चर है। क्योंकि जैसे ही आपने बोल दी हायरार्की, फिर तो वही हो गया ना कि आप किसी को सुपीरियर मान रहे हो, किसी को इन्फीरियर, ठीक है? वही बता रहे हैं कि इसके लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, ना ही कोई क्या है, ना ही कोई रूल्स है, फाउंडेशनल रूल्स है कि आर्टिकुलेशन का पर्टिकुलर रूल सेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच डिस्क्रूसिव फॉर्म्स आर नॉट अरेंज्ड इन हायरार्किकल ऑर्डर, इसको कोई भी हायरार्की में नहीं लिख सकता। दे आर अलाउड टू फ्लरिश, इनको पूरी आज़ादी है फ्लरिश करने की। अनदर टर्म लायोटार्ड, येस आई हैव हाईलाइटेड, इसको भी पढ़ो। लायोटार्ड हैज़ यूज्ड इन डिफरेंट विच डोनेट्स। इन्होंने कहा है कि देखो, अ केस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पार्टीज दैट कैन नॉट बी रिसॉल्व फॉर लैक ऑफ रूल ऑफ जजमेंट अप्लीकेबल टू बोथ आर्ग्यूमेंट्स। तो डिफरेंट लोग हैं जिन्होंने अपनी ओपिनियन दी है इस मल्टीकल्चरलिज्म पे। कोई कुछ कहता है कि हायरार्की है, तो लायोटार्ड बोल रहे हैं कि देखो भाई, कॉन्फ्लिक्ट जो दो पार्टीज़ के बीच में हो रही है उस केस में जो कि सॉल्व ही नहीं हो पा रही है, दैट कैन नॉट बी रीसॉल्व,
क्यों? क्योंकि लैक ऑफ रूल ऑफ जजमेंट एप्लीकेबल टू बोथ आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ रूल ऑफ जजमेंट। तो ये कहते हैं कि भाई देखो लैक ऑफ रूल ऑफ जजमेंट की वजह से ही कन्फ्लिक्ट आता है, अदरवाइज दो पार्टीज के बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। दिस इज क्लोजर टू व्हाट डेरिडा implies by apartia, disallowing the formation of master narrative and blocking the cultural process of marginalization। बेसिकली काम की चीज़ ना आपकी क्या है, लाइक आई एम रीडिंग द होल टेक्स्ट बुक, ठीक है, एंड आपको जो मैंने दिया है वो इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि आपको नोट्स चाहिए था। जब मैं बहुत छोटी वीडियो बनाती थी तो आप लोग बोलते थे कि मैम बहुत छोटी है, तो इट्स लाइक आई हैव स्कैन द होल लाइन्स एंड मैंने पेस्ट किया है कि आपको समझ में आ जाए कि क्या है मेन। बाकी जो मेन चीज़ें हैं वो मैं तो आपको बताती हूँ। अब देखो यहाँ पे, टू डिस्क्राइब पोस्ट मॉडर्निज्म मल्टीकल्चरल स्पेस, गिलीज एंड फेलिक्स डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ राइजोम। अच्छा, राइजोम का नाम सुना है ना, जब बायोलॉजी पढ़ते तो आता था। ये बोलते हैं कि देखो मल्टीकल्चरलिज्म को समझाने के लिए ये दो पर्सन साथ में आए, उन्होंने बोला अ राइजोम इज एनी प्लांट, जैसे ग्रास की तरह, हुज रूट सिस्टम स्प्रेड हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड। कोई ये राइजोम एक ऐसा ग्रास है, कोई ऐसा प्लांट है जिसके रूट्स जो है ना एकदम हॉरिजॉन्टल हैं, प्लेन है ग्राउंड में। एज प्लांट ग्रोज आउटवर्ड एंड इट कैन ग्रो टू कवर द होल लैंड मास। मतलब उन्होंने कैसे समझाया, एक प्लांट की तरह समझाया है, ठीक है, कि देखो ये प्लांट है जिसके रूट्स क्या है, हॉरिजॉन्टल है। बहुत अच्छी लाइन बोली है इन्होंने। इट इज़ अ फिगर ऑफ नॉन हायरार्कियल, ये भी बोल रहा है कि देखो मल्टीकल्चरलिज्म में कोई भी हायरार्की नहीं होती है, स्ट्रक्चरलेस होता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ओपन सिस्टम, नो रूल्स, नो रेगुलेशंस, एवरीवन इज इक्वल, नो रूल्स ऑफ आर्टिकुलेशन, नथिंग। इट इज अपोज टू द arborescent, the tree which suggests the image of root that grounds textual complexes in the foundational matrix in order to uphold a unified, यानी एकजुट, centered hierarchical system that characterize the narrative of modernity। तो इन्होंने इसे मॉडर्निटी से कनेक्ट करके बताया है। इन्होंने बताया कि पोस्ट मॉडर्निज्म का जो मल्टीकल्चरल स्पेस है वो एक प्लांट की तरह है जिसके रूट्स ज़मीन में है, एकदम हॉरिजॉन्टली फैले हुए हैं ऑन द ग्राउंड। मल्टीकल्चरलिज्म के दो इम्प्लीकेशंस देख सकते हैं आप लोग। कैसे? पहला, प्रेजेंट करता है कल्चर को एज अ साइट ऑफ कंटेस्टेशन एंड कॉम्पिटिशन। मल्टीकल्चरलिज्म दो तरीके से देखा जा सकता है, एक कॉम्पिटिशन के रूप में, इन विच द पेरीफेरी इज इंगेज इन कॉन्फ्लिक्ट, जो आजू बाजू होगा आपके पेरीफेरी में वो कॉन्फ्लिक्ट में होगा डेफिनेटली, ओके। एंड इसके बाद मुझे लगता है इस स्लाइड में है, नहीं इधर ही है, देखो अब क्या होता है ना कि हमारा अमेरिकन क्रिटिक है लुबियानो अपने एसे में लिखते हैं लाइक बीइंग मग्ड बाय मेटाफर। ये उनका एक एसे है, अगर चाहो तो नोट कर लो, लाइक बीइंग मग्ड बाय मेटाफर। मल्टीकल्चरलिज्म इन विच contestation is driving force. Second, there is a historical multiculturalism which aims at recovering lost historical cultural voices, are discussed by Ronald Takaki in his book A Different Mirror। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं ना कि मल्टीकल्चरलिज्म दो तरीके से है। पहला जो कंपटीशन के रूप में देख रहा है, जो कॉम्पिटिट कर रहा है, सोच रहा है उसी का कल्चर सबसे महान है, और दूसरा जो खोई हुई चीज़ों को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, कल्चरल वॉइसेस को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा है और रेस करने की कोशिश कर रहा है, वो चीज़ जो कि रिकवर होनी चाहिए, जो कि खो चुकी है। समझ में आया? और वो किसी का वो भी देते हैं, नाम भी देते हैं, और उनकी बुक का भी नाम देते हैं अपनी डेफिनेशन में, जैसा कि रोनाल्ड टकाकी ने कहा है अपनी बुक में। उनकी बुक का नाम क्या है? अ डिफरेंट मिरर, 1993। समझ में आया? आई नो लिटिल बोरिंग एंड डीप फॉर यू ऑल, बट इसीलिए तो बीच बीच में मैं अपना लेक्चर झाड़ने लगती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए और आप बोर भी ना हो। कुछ लोग इसमें भी बोर हो रहे होंगे कि क्या बोलती रहती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, इट्स अप टू यू, योर राइट्स, योर लाइफ, योर चॉइस, ओके। अब आगे देखो, इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। तो सब कहेंगे मैम तो पूरा ही रंग दिया, आप पूरा येलो ही कर देना चाहिए था, है ना? मुझे भी ऐसा लग रहा था। देखो ट्रांसलेशन इन इंडिया क्या क्या सीन है। ट्रांसलेशन इज एन egalitarian process that engineers the plain space। बेसिकली ट्रांसलेशन की डेफिनेशन क्या है? एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज ट्रांसलेशन। वी आर स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन। आई गेस वी नो
ट्रांसलेशन होता क्या है, बट मेन चीज़ जो हमें पढ़नी है वो यहाँ से है। डेरिडा क्या कहते हैं ट्रांसलेशन को, डेफिनीशन आर रेगुलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन। 2 लाइन की डेफिनेशन दी है इन्होंने, 2 वर्ड की डेफिनेशन। डेरिडा कहते हैं कि ट्रांसलेशन इज अ रेगुलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन। वेरी इजी, मैं तो इसको एग्जाम में लिखने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल है, 2 वर्ड लिखूंगी और मेरा डेफिनेशन वाला काम खत्म। ठीक है। वॉल्टर बेंजामिन इन द बुक द टास्क ऑफ ट्रांसलेटर, ये क्या कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ सिंपली ट्रांसपोर्टिंग द मैसेज ऑफ ओरिजिनल, translation must lovingly and in detail incorporate the original mode of signification, thus making the original and translation recognizable as fragments of greater language, just as fragments are a part of vessel। इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी है बट अच्छी बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देखो ट्रांसलेशन का मतलब सिंपली ये नहीं है कि जो ओरिजिनल है उसी को ट्रांसपोर्ट कर देना, वही सेम चीज़ चिपका देना। ये कहते हैं कि देखो ट्रांसलेशन का मतलब होता है इनकॉर्पोरेट करना ओरिजिनल मोड ऑफ सिग्निफिकेशन, और प्यार भरे तरीके से, लविंगली, डिटेल में। तो कहीं ना कहीं ये लिटरल ट्रांसलेशन की तरफ तो नहीं बात करें, है ना। ओके, नाउ वेवर आए, यस, इन द डेफिनेशन ऑफ बेंजामिन, वाल्टर बेंजामिन। ठीक है, अब आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है। It is all in the book there is multiple definitions given by people कि ट्रांसलेशन है क्या। सबसे अच्छा मुझे डेफिनेशन वही 2 लाइन का लगा, I mean 2 वर्ड का लगा। That is good, आप लोग भी लिख सकते हो। ठीक है। ट्रांसलेशन इन इंडिया, तो इंडिया में भी ट्रांसलेशन बहुत सारे जगह पे देखा जाता है, बहुत सारे वर्क्स में। A.K. रामानुजन has given an English rendering of place names in speaking of Shiva, बसवाना, कुडाल संगम बिकम द लॉर्ड ऑफ मीटिंग रिवर्स। देखो क्या है ना, अब बोल रहे हैं कि कैसे ट्रांसलेट कर रहा है। कुडाल संगम को लॉर्ड ऑफ मीटिंग रिवर्स बोल दिया। महाविनायकास मल्लिकार्जुन जो बन गया लॉर्ड वाइट एज जैस्मिन। मतलब देख रहे हो जो वर्क लिए हैं उसको ट्रांसलेट किया गया है तो वो क्या नाम से बन रहा है। मल्लिकार्जुन बन गया है हमारा, महाविनायका का मल्लिकार्जुन बन गया है, लॉर्ड वाइट एज जैस्मिन। अलामा प्रभु का गुहेश्वर बन गया द लॉर्ड ऑफ केव्स। गुहे यानी गुहा, तो गुहा यानी कि केव्स, द लॉर्ड ऑफ केव्स। रामानुजन एक्सप्लेनेशन इन द रिगार्ड इज सिग्निफिकेंट। आई हैव टेकन द लिबर्टी ऑफ ट्रांसलेटिंग लिटरेरी इनटू इंग्लिश नेम्स ऑफ शिवा हियर। ओके, चिन्ना मल्लिकार्जुना फॉर सच नेम्स कैरी एस्पेक्ट्स एंड एट्रीब्यूट ऑफ शिवा। तो बेसिकली रामानुजन बता रहे हैं कि मैंने ट्रांसलेशन जो कर रहे हैं वो क्या बोलते हैं कि मैं उसकी लिबर्टी लेकर चल रहा हूँ, और जितने नाम हैं शिव जी के, जैसे कि चिन्ना मल्लिकार्जुना, उन सब के अपने इम्पोर्टेंस है, एट्रीब्यूट्स हैं। शिव जी का नाम है तो ऑफकोर्स समझ रहे हो। फर्दर सच नाउन if as they are in English translation are inert and cannot participate in the poem as do in their original। बेसिकली ये कहते हैं कि देखो जिस तरीके से ऑफकोर्स जो नाम ये लिख रहे हैं अपनी पोइट्रीज में या अपने वर्क्स में, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि इंग्लिश ट्रांसलेशन में एकदम सेम हो, है ना। जैसे आपने ट्रांसलेटर अभी तो आपका सिलेबस में भी होगा आधे अधूरे बाय मोहन राकेश, तो इसको ट्रांसलेट करके क्या लिखा है पता है, हाफ वे हाउस। सो ऑफकोर्स ट्रांसलेशन के टाइटल्स में होती है इशू, बट द नेम ऑफ गॉड इन वन लैंग्वेज कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन अनदर लैंग्वेज इन अ समरी फॉर्म। बहुत ही अच्छी बात कही कि भगवान जी का नाम कभी भी दूसरे लैंग्वेज में एक समरी फॉर्म में तो नहीं आ सकता, समझ रहे हो। इंडीड इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ यूआर अनार्थ मूर्ति समास्करा रामार्जुन हैज यूज्ड मेनी इंडियन एक्सप्रेशन एंड इंडियनलाइज्ड इंग्लिश एक्सप्रेशन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बताने की कोशिश हो रही है कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी ही यही है कि आप जब भगवान जी से रिलेटेड कोई भी चीज़ों को करते हो तो भगवान का तो रूप ही इतना विशाल है और उनके नाम भी इतने सारे हैं, और पॉसिबल ही नहीं है कि आप उन्हें इंग्लिश में जब करो तो आप समरी फॉर्म में हो जाता है ये। तो इन्होंने एक चीज़ कही है, यू आर अनाथन मूर्ति। इन्होंने बहुत सारे इंडियन एक्सप्रेशन को वैसे का वैसा ही अपने वर्क में रखा है।
इंडियनलाइज्ड इंग्लिश एक्सप्रेशन, समझ रहे हो? यानी इंग्लिश एक्सप्रेशन तो है लेकिन इंडियन स्टाइल में उन्होंने वैसे का वैसा ही इसी के लिए रखा है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जो देवी देवताओं के जो नाम है वो एक लैंग्वेज में तो एक्सप्रेस नहीं हो सकते, तो उन्होंने अपने भले ही वर्क को इंग्लिश में लिखा हो बट उन्होंने इंडियन चीज़ों को उठाकर उसका इंग्लिश वर्जन में टच देकर लिखा है। समझ में आया? ओके, दिस वीडियो इज सो लेंदी, राइट? देखो ये जो मैंने अभी जस्ट बोला ना, मैंने स्लाइड चेंज करना बोल गई, यहाँ देखो। बट द नेम ऑफ गॉड इन वन लैंग्वेज कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन अनदर लैंग्वेज इन अ समरी फॉर्म। फिर आप देखोगे इन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ओरिया नॉवलिस्ट गोपीनाथ मोहांती प्रजा विक्रम केसारी दास, उन्होंने क्या किया है? प्रजा विक्रम केसारी दास हैज एडिटेड आउट मेनी डिस्क्रिप्शंस ऑफ कल्चरल फॉर्म ऑफ प्रजा ट्राइब सच एज ट्राइबल सॉन्ग्स। इन्होंने क्या किया? ही इज़ अ एडिटर आई गेस। डांस रिचुअल्स इन सबको क्या किया है? उन्होंने एडिटेड किया है डिस्क्रिप्शन जो भी कल्चरल फॉर्म्स के दिए प्रजा ट्राइब की, ठीक है? परजा राइट, नॉट प्रजा, इट्स PR नहीं, इट्स PARA. Okay. As a result, the translation does not adequately represent the original and its culture. Basically, indirectly, it is giving you the context of complexity into translation. This kind of translation in English, more precisely into standard British English, has a danger of ignoring the linguistic, literary and cultural significance. यही दिक्कत होती है जब कोई और आपके ट्रांसलेशन करता है और आपको मालूम है कि आपका इंडिया कितना ज़्यादा रिच है इन सब चीज़ों में, कल्चर में, ट्रेडिशन में, तो जब वो एडिट करेगा, वो ट्रांसलेट करेगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को क्या कर देगा? इग्नोर कर देगा, और कहीं ना कहीं ये खतरे में आ जाएंगी, है ना? इक्वेट कर ही नहीं सकता कोई सोर्स लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज से। ये बेसिकली इसमें यही कहना चाहते हैं, समझ में आया? इस पूरी बुक में यही कहना चाह रहे थे। सो यस, आगे भी यू कैन स्टडी दिस बिकॉज indirectly I have completed all those things, right? यहाँ पे देखो, nobody who has eye to see and ears to hear will believe in such crow and sparrow story. Rao preferred crow and sparrow to its English equivalent. Crow and bull story translated expressions like our granary is empty as morning house. I swear he will have done has not to stream run the way it did. Let your family creeping leng each other. The youngest is always the holy bull. Our hearts are squeezed like a wet cloth. The point to typical Indian uses, idioms, rhetoric and belief system. देखो क्या है ना, यहाँ पे रश्दी का भी नाम आया है इन दी आर्टिकल। रश्दी रेफर, देखो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ यहाँ पे, जो मैंने पहले बोला यही धीरे धीरे आगे चल के ये लोग यही बोल रहे हैं कि इंडियन इडियम्स को, इंडियन एक्सप्रेशन को ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है पहली बात तो, एंड उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना, इक्वेट करना सोर्स लैंग्वेज से बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। राजा राव अपने नॉवल में कंथापोरा वो लिखते हैं, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अपने पियोनियरिंग एफर्ट लगाए हैं, और उन्होंने इसको क्या लिखा? वन हैज़ टू कन्वे इन लैंग्वेज दैट इज़ नॉट ओन्स one's own the spirit that is one's own. We are instinctively bilingual. Many of us writing in our own language and in English. We cannot write like English. हम English तो लिख सकते हैं, but हम English people की तरह नहीं लिख सकते. We should not. हम नहीं लिख सकते English. We should not write only as Indians. But हम only Indian की तरह भी नहीं लिख सकते. The tempo of Indian life must be infused इन आर इंग्लिश एक्सप्रेशन। यानी वो बोल रहे हैं कि जो इंडियन टच है वो जब हम इंग्लिश में लिख रहे हैं ना, उसमें आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ब्रिटिशर्स की तरह लिखना चाहते हो, ब्रिटिश एक्सेंट की तरह आप बोल रहे हो और लिखना चाह रहे हो, वो आपके ही जो कल्चर है ये सब चीज़ें इसमें खो जाएं। आपको इंडियन टच उसमें देना चाहिए। द टेम्पो ऑफ इंडियन लाइफ मस्ट बी इन्फ्यूज्ड इन आर इंग्लिश एक्सप्रेशन, इवन इन द टेम्पो ऑफ अमेरिकन और आयरिश लाइफ हैज़ गोइंग इनटू मेकिंग ऑफ देयर ओन्स, मेकिंग ऑफ देयर्स। लाइक बहुत ही अच्छी बात बोले हैं। बेसिकली क्या होता है ना कि हम जब ट्रांसलेशन करते तो बहुत डिफ़िकल्टी आती है। मुहावरों का तो ट्रांसलेशन इतना डिफ़िकल्ट है ना। जैसे मैंने देखा था अधजल गगरी छलकत जाए, ये सब मुहावरे पढ़े होंगे ना छोटे में, ओछा व्यक्ति बहुत इतराता है ये वो। उसका जब आप ट्रांसलेशन देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि यार वही मीनिंग कैरी कर रहा है। मतलब इट्स लाइक वेरी डिफ़िकल्ट
और इसका रियल मीनिंग लिटरल में तो कभी नहीं आएगा. सो ये लोग कहीं ना कहीं जो भी नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, दे ऑल आर जस्ट एक्सप्लेनिंग द सेम थिंग by different works, by different, you can all stop the video and study this. So all those important things I have covered. Like, yes, so this video is so lengthy, but it is for you all guys, because last में मैंने जब भी देखा उसमें लोग ये कह रहे थे कि बहुत ही शॉर्ट वीडियो क्लिप्स है. इन क्लिप्स होने के साथ साथ कंटेंट में शॉर्टेज है. तो क्योंकि मैं पहले स्टोरी बताती थी, समरी बताती थी, कैरेक्टर्स के नेम बताती थी, बट आई गेस कि अब आपको डेप्थ में लेकर चलती हूँ. सो यस, थैंक यू सो मच. इट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप यू लाइक इट. इफ़ नॉट, give me your feedback. I'll definitely try to improve myself also, right? So jai hind everyone, good luck, goodbye.